नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के जांच की। महादेव ऐप में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है इसका कांग्रेस कनेक्शन, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात 5 राज्यों के चुनाव की होगी। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और बात दिल्ली के पॉल्यूशन की भी होगी, जहां फूलती सांसों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बात 21वें HT लीडरशिप समिट की भी होगी, जहां प्रधानमंत्री ने देश में आगे बढ़ने का एक रोड मैप फिर से रखा है। अगले 1 घंटे में होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। HT समिट में बोले पीएम, कहा 2014 के बाद की कामयाबियों से हर भारतीय के हौसले बुलंद। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की जांच की आंच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गिरेबान तक पहुंचने पर बौखलाई कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। महादेव ऐप घोटाले में भूपेश बघेल को पैसा मिलने के ईडी के दावे के बाद भाजपा आक्रामक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भूपेश बघेल ने सत्ता में रहकर खेला सट्टा का खेल। भूपेश बघेल ने आरोपों को किया खारिज। चुनावी राज्यों में प्रचार ने पकड़ा जोर। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली। पीएम मोदी की दुर्ग में बड़ी घोषणा, 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना रहेगी जारी। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश में चुनावी रैली और रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभाएं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से दाखिल किया नामांकन। दिल्ली की फूलती सांसों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को बताया जिम्मेदार। भाजपा का करारा पलटवार। पिछले 6 दिनों से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने पीड़ितों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख। नेपाल के लोगों को हर संभव सहायता देने का किया आश्वासन। और वनडे विश्व कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दी 21 रनों से शिकस्त। डकवर्थ लुइस नियम के तहत हुआ फैसला। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी। तो सबसे पहले बात हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट की, जिसका 21वां संस्करण था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें उद्बोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बेहतर भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यह सबसे जरूरी समय है। गुलामी ने भारत को एक बंधन में बांध दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से भारत लगातार इन बंधनों को तोड़ रहा है, जो गुलामी के बंधन बांधे गए थे उनको तोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत हर बैरियर को तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के बढ़ते हुए कद और उसके बढ़ते हुए एस्पिरेशंस को दर्शाता है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। स्टार्टअप के मामले में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में पहले स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि
जन धन योजना की सफलता को देश जानता है, इससे भली भांति वाकिफ है। आज गरीब भी जन धन खाते रुपे कार्ड का गर्व से इस्तेमाल करता है। रुपे कार्ड का गर्व से इस्तेमाल करता है गरीब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले आतंकी हमला होता था तो सरकार दुनिया से समर्थन मांगती थी। उन्होंने पहले की सरकारों पर कहा कि जब आतंकी हमला होता था भारत पर तो हम दुनिया भर में गुहार लगाते थे, और आज हमारी सरकार ने आतंकी हमला करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स में भी हमने माइंड सेट को तोड़ा है और मेडल्स की बारिश हो रही है। एशियन गेम्स में 100 मेडल से ज्यादा भारत ने जीते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मेडल्स की बारिश हो रही है और स्पोर्ट्स में भी हमने माइंड सेट को बदला है, माइंड सेट को तोड़ा है। तो हिंदुस्तान देश लगातार आगे बढ़ रहा है, तमाम बैरियर्स को तोड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान टाइम लीडरशिप समिट में जब उन्होंने भाग लिया तो उन्होंने कहा कि 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी तो उस वक्त एचटी ग्रुप ये मानकर चल रहा था कि आने वाले समय में देश में बहुत कुछ बदलेगा और भारत में नए बदलाव जरूर आएंगे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी और हमारा सेवा काल शुरू हुआ था, उस वक्त इस समिट की थीम थी रीशेपिंग इंडिया। यानी एचटी ग्रुप ये मानकर चल रहा था कि आने वाले समय में भारत में बहुत कुछ बदलेगा, रीशेप होगा। तो इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले हम आपको छत्तीसगढ़ में एक सियासी बवाल की खबर जो लगातार आज दिन भर छाई रही ईडी के तमाम छापों के बाद से, उसकी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस ऐप के जरिए भोले भाले लोगों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। अब ईडी ने इस ऐप पर नकेल कसी है, करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि पकड़े गए लोग छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम ले रहे हैं। आरोपों पर बीजेपी तो आक्रामक होगी ही, लेकिन भूपेश बघेल इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। ईडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की आंच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गरेबान तक पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके खिलाफ ये करारा प्रहार है। भाजपा पहले से ही बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब ईडी की जांच में इसी बात का इशारा मिल रहा है। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को बड़ा दावा करते हुए कहा था कि बेटिंग ऐप महादेव के प्रोमोटर्स ने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है। ईडी के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद भाजपा आक्रामक है। गरीबों और वंचितों के लूटे गए पैसे का छत्तीसगढ़ सरकार से हिसाब मांग रही है। महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। मुझे बदनाम करके मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा, और इसका कारण से वो आरोप लगा मुझे बदनाम करना चाहते हैं। इस मामले पर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि ईडी के इस गंभीर खुलासे के बाद भूपेश बघेल को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 507 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, ये दस्तावेज सहित ईडी ने
अपने बयान में प्रस्तुत किया। अब इसके बाद बसता क्या है, भूपेश बघेल को उस पद में रहने का अधिकार नहीं। बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से आने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक्स ऐप के मेन प्रमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते हैं। ईडी के मुताबिक अवैध गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की इस खेल में छत्तीसगढ़ की पुलिस की मिलीभगत भी बताई जा रही है और ये भी आरोप है कि इनको संरक्षण राजनीतिक आकाओं के जरिए मिलता था। मामले में ईडी ने कैश कुरियर असीम दास को 5.39 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया, जिसने मुख्यमंत्री को पैसा दिए जाने का दावा किया। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिस व्यक्ति असीम दास को पकड़ा गया 5.39 करोड़ रुपयों के साथ, उसने छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम लिया कि ये पैसा उनके पास जा रहा था और लगातार उनको पैसे पहुंचाए जा रहे थे। ये ईडी का दावा है। सवाल उठता है कि आखिर महादेव बेटिंग ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा क्या है, कैसे होता था ये फर्जीवाड़ा, और मामले की जांच ये जो है ये कहां तक पहुंची है, किस तरह से इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। घोटाले में सीएम भूपेश बघेल का नाम आखिर कैसे आया, ये जानते हैं। दरअसल महादेव ऐप जो है उसकी ठगी का जो है ये जो ऐप था, इसको खास तरीके से डिजाइन किया गया था। इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इस पर पूरा जो नियंत्रण है, इस पर कंट्रोल जो है, वो जो कंपनी थी, जो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की कंपनी थी महादेव ऐप की, वो पूरा कंट्रोल उनके पास रहता था। और यानी कि जो खेलने वाले खेलते थे उनको लगता था कि वो इसमें खेल रहे हैं, लेकिन कंट्रोल जो ऐप चलाने वाले थे उनके पास रहता था। यूजर को केवल शुरुआत में ही फायदा होता था, बाद में वो हमेशा हारते थे। शुरू में 500 रुपए उन्होंने लगाए, वो जीत गए, उनको लगा कि इसमें तो जीता जा सकता है, लेकिन जब वो बड़ी रकम लगाते थे तो वो इसमें हार जाते थे, क्योंकि ऐप को कंपनी कंट्रोल करती थी। तो जीतने हारने वाले पहले से इसमें तय होते थे। यह ऐप कई फ्रेंचाइजीज द्वारा चलाया जाता था। ये फ्रेंचाइजी जो कंपनी थी सौरभ उप्पल और सौरभ की तरफ से, वो उनको फ्रेंचाइजी देती थी और विभिन्न शहरों में ये इसकी फ्रेंचाइजी को बेचते थे और उस बेचने के एवज में भी पैसा लेते थे। और उसके बाद भी सिर्फ उतना ही नहीं होता था, बल्कि फ्रेंचाइजी को होने वाली कमाई का भी 80% हिस्सा सौरभ और रवि को मिलता था। तो मोटा मुनाफा होता था और ये उसको दुबई से चलाते थे। तो ऐप के जरिए यूजर्स को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा एक रैकेट था, कितना बड़ा एक ये सिंडिकेट था। और मैं सिंडिकेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब बात ये सामने आ रही है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके जरिए ये पता चला है कि ये जो पूरी साजिश है, जो ये पूरी जो सियासत रही है इसका, वो भी समझने की जरूरत है कि सिर्फ पुलिस ही इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि इसको राजनीतिक सरपरस्ती भी हासिल थी। जो साजिश और सियासी कनेक्शन क्या रहा महादेव ऐप का? अवैध गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा बैंक खाते छत्तीसगढ़ में ही खोले गए। तो जो सबसे ज्यादा इसमें फ्रेंचाइजी थी वो भी छत्तीसगढ़ में थी, बैंक खाते भी छत्तीसगढ़ में थे। और इस पूरे खेल में छत्तीसगढ़ की पुलिस की मिली भगत बताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस थी उसको ये सारा मामला पता था और वो जानबूझकर इसमें संलिप्तता थी। और ईडी ने इसमें संलिप्त पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी की है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें जो तमाम पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ये पता चला है कि उन्होंने इतने दिनों में कितने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसका भी खुलासा ईडी ने किया है। तो इस पूरे खेल को राजनीतिक आकाओं के जरिए संरक्षण मिलने का आरोप है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पुलिस को भी जो संरक्षण मिल रहा था वो राजनीतिक आकाओं के जरिए ही मिल रहा था। और राजनीतिक आका कौन थे, ये आरोप लगाया गया। मामले में ईडी ने कैश कुरियर जो था, जो व्यक्ति इसको लेकर जा रहा था पैसा, असीम दास, उसके पास से 5.39 करोड़ रुपए के साथ उसको गिरफ्तार किया। कुछ पैसे उसके घर से मिले, कुछ पैसे उसकी गाड़ी से मिले और 15 करोड़ से ज्यादा रकम सीज की बैंक में। और उसके बाद ये सारा मामला समझ में आया कि किस तरह से इसको राजनीतिक संरक्षण मिलता था। दरअसल छत्तीसगढ़ चुनावों में इस्तेमाल के लिए ये पैसा लाए जाने का आरोप है। इसको दुबई से भेजा गया था ऐसा बताया जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ का जो ऑनगोइंग इलेक्शंस हैं उसमें ये पैसा इस्तेमाल किया जाना था। ये असीम दास ने ईडी को बताया। असीम दास ने इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया। उनको कहा
कि ये पैसा उनको भी दिया जा रहा था और ये केवल पहली बार नहीं है बल्कि रेगुलरली जब से ये पूरा ये चल रहा था 2019 से, ये ऐप महादेव का फर्जी ठगी का ऐप तब से ये दिया जा रहा था। और ईडी का तो ये दावा है कि ऐप प्रमोटर्स ने यानी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने सीएम भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। उसके बाद से इस पूरे मामले में सियासी भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं उन्होंने इस पर अपना हमला भी बोला है, सवाल उठाए हैं भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के, और कांग्रेस इस मामले में फिलहाल बचाव की मुद्रा में है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि यह सब राजनीतिक है। तो कैसे है ये राजनीतिक, क्या है ये पूरा मामला और इसका क्या असर होगा इन चुनावों पर, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी, मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय की जिसके बारे में विस्तार से हमने आपको जानकारी दी। बात करेंगे महादेव ऐप के फर्जीवाड़े की। तो आज का हमारा विशेष भी यही है, महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन। महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और महादेव ऐप फर्जीवाड़े का सियासी कनेक्शन क्या है, हमारे साथ शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, सबसे पहले तो हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से इस ऐप के जरिए ठगी होती थी, किस तरह से फर्जीवाड़ा होता था, लेकिन सियासी भूचाल तब मचा है जब इस ऐप के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो असीम दास नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, जो कैश कुरियर जिसको बताया जा रहा है, वो पैसा लेकर आता जाता था, वो उसने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है। किस तरह से देखते हैं इसका असर चुनावों में क्या होगा और जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो उसको कैसे देखते हैं? निखिल जी, ये मामला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया छत्तीसगढ़ चुनाव में जी, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले 5 साल कई काम हुए हैं छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया ये सारा, पहले महादेव ऐप क्या है, ये बेटी कैसा होता था, कैसे गरीब लोग इस पे पैसे डालते थे, पहले छोटा अमाउंट का इनको रिटर्न मिलता था, जैसे बड़े अमाउंट डाले तो सारा कुछ खो गया जी, और धीरे धीरे करके ये सिस्टम जैसी बनी गई, फ्रेंचाइजी किस तरह दिया गया। और ये फ्रेंचाइजी में आपने भी बताया, आपके रिपोर्ट में भी दिखाया कि फ्रेंचाइजी भी 80% जाता था प्रमोटर्स को जी। सबसे खास बात है ये जो प्रमोटर्स है, जो 2 नाम, जो व्यक्ति के नाम लिए गए हैं, वो दोनों यानी सौरभ चंद्रकर और
रवि उपल दोनों जी, दोनों भिलाई को बिलोंग करते हैं, यानी छत्तीसगढ़ के ही हैं। और लगातार ईडी पिछले 6 महीने से इस पर इंक्वायरी कर रही है। कई लोगों से पूछताछ की, मुख्यमंत्री के करीब आने वाले उनके दफ्तर में, उनके सीएमओ में कई लोगों से ये इन्वेस्टिगेशन करती रही। लेकिन सबसे बड़ा उनको सक्सेस मिला उनकी इन्वेस्टिगेशन में जब उन्होंने एक कोरियर को पकड़ा, जिसको आपने भी जिक्र किया, असीम दास करके। उनके गाड़ी में बड़े रकम के पैसे मिले जी, और उन्होंने ये भी कहा कि और भी पैसे किसी घर में रखा हुआ है, जाके दुर्ग में रखा हुआ है। फिर वहां भी ईडी पहुंचे तो कुल मिला के 5 करोड़ मिले। और बाद में जो जिस तरह की जो हवाला ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आई है, भाई किस तरह पैसे भेजा गया था, बाहर भेजा गया जी, फिर कैसे, फिर बाहर जाके फिर कैसे वापस आया, ये चुनावी काम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सत्ता दल है वहां पे और उनके नेता है छत्तीसगढ़ में, उनका और ये जो महादेव ऐप का जो मैनेजमेंट करने वाले के बीच में क्या रिश्ता है, वो ईडी जांच कर रही है। कुछ सुराग उनको मिली है, जिसके वजह से कल उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करके कहा, क्योंकि ये कुरियर ने भी कहा भाई मेरा दायित्व यही था कि बार बार दुबई जाना, दुबई से किसी तरह पैसे को इंडिया में रीरूट करके बाघेल नाम के एक पॉलिटिकल नेता को सौंपना था, वही मैं कर रहा था जी। इस बीच में निखिल जी और भी एक बड़ी बात है, एक पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम भीम यादव जी, छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, वो उनको भी अरेस्ट किया था। वो बार बार भी तो दुबई जाते थे, माना जाता थे वो भी एक प्रकार से कुरियर थे, जिसपे हाई पदाधिकारी, कोई कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी, ये सब इसपे शामिल थे। इसका मतलब इतना बड़ा काम अगर, इतना बड़ा कांड अगर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के शासन के कुछ लोग, प्रशासन के कुछ लोग और पुलिस हो या जो भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कुछ ना कुछ लोगों का इस पे शामिल होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस मामला चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आज कांग्रेस की डिफेंस यही रही है कि चुनाव आ रहा है, आपको 7 तारीख को वोटिंग है, पहला फेज। इससे पहले बीजेपी केवल सीबीआई ईडी को लगा के हमारे मुख्यमंत्री को ये घेरने की कोशिश कर रही है, जब लोग अपने जवाब देंगे चुनाव के माध्यम से। जी, आपको लगता है जो जिस तरह से आपने कहा कि जो लास्ट बात आपने कही कि भूपेश बघेल ने भी कहा कि ये राजनीतिक दांवपेच है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं। तमाम जो लोग जिनके खिलाफ भी जांच होती है वो इस तरह से शहीद बनने की कोशिश करते हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, और जाहिर तौर पर किस मामले की जांच हो रही है ये भी समझने की जरूरत है। तो ही हैज़ टू कम क्लीन इन पब्लिक, ये जरूरी है इन चुनावों के वक्त। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक तो कोई ढंग का कोई डिफेंस नहीं दिया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या भूपेश बघेल की तरफ से कोई डिफेंस सामने नहीं आया। तो यही कह रहा है कि भाई कोशिश हो रही है, बीजेपी मुझे डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर पा रही है, चुनाव में मुझसे मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसीलिए उस पर फिर इमेज को, छवि को डैमेज करने की कोशिश हुई है। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है, केवल छवि की बात नहीं है। देखिए, व्यक्ति पकड़े गए, पैसे मिले हैं, और पैसे भी छोटे रकम का नहीं है। अगर आप, और इसके लगातार निखिल जी हमें यह भी समझना है, देखिए इस केस पे लगातार जांच की कारण ईडी ने कम से कम 450 करोड़ के प्रॉपर्टी सीज किए जी, और सितंबर महीना में ईडी ने 417 करोड़ के, मतलब सोना के बार, ज्वेलरी और कैश, ये सब सीज हुआ था। और कम से कम 39 लोकेशन पे रेड भी हुआ था। तो इसका मतलब देखिए, ये सारे कैसे आ रहे हैं, ये पैसे किसके, कौन के ले आ रहे हैं, कौन पैसे अंदर ले आ रहा है, क्यों हवाला के माध्यम से ले रहा है, किसको देने के लिए आ रहा है, क्या चुनावी खर्चा है तो किस पार्टी के चुनावी खर्चा के लिए ला रहा है। देखिए, जो सवाल है, जो कई सवालों का अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी पॉइंट बाई पॉइंट कोई रिबट्टल कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है, ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से हुई है। और उनके जो करीब लोग, जिनके जितने लोग पकड़े गए या जांच के दायरे में आए, ये सारे उनके करीब लोग हैं, सब छत्तीसगढ़ में जानते हैं। जी, निश्चित तौर पर। एक बात आपने देखा है, जाहिर तौर पर बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, जनता से उन्होंने कहा चुनावी रैली में कि आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, और अब तो भगवान का नाम भी, महादेव का नाम भी नहीं छोड़ा है। तो ये जो एक लगातार पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है, ये कांग्रेस के लिए कहीं एक बड़ी मुश्किल हो सकती है।
देखिए, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, कितना भी विकास की बात कर ले, कितना भी उपलब्धियों का आप गिनती कर ले, अगर भ्रष्टाचार इस तरह की हो, ये भ्रष्टाचार कैसी भ्रष्टाचार है? एक धोखाबाजी, एक सिस्टम चालू रहे वहां पे, किसी ने उनको पकड़ा नहीं, और लगातार बेटिंग में गरीब लोग बेट कर रहे हैं, क्रिकेट मैच से लेकर फुटबॉल मैच तक किसी चीज पर आप बेट कर सकते थे। आज बारिश होगा कि नहीं, उस पर भी बेटिंग होता था। इस तरह आप बेटिंग करते करते लोगों गरीब पैसे को आपने पूरा ये कर लिया है, और ये पैसे बाहर जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो ईडी को सामने आया है, किसी को पता नहीं है कि फ्रेंचाइजी कैसे मिलता है, फ्रेंचाइजी के पीछे और कौन है, पैसे कलेक्ट होके, गरीब से कलेक्ट होके कहां जाता था, वो फिर कहां बेचते थे। इतने इस पे मिस्ट्री और इस पे एनोनिमिटी है, यानी जान पहचान नहीं है। जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो पैसे जिनको दे रहे हैं, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, केवल आपके माध्यम से चल रहा है सारा चीज। इसका मतलब इसमें कई लेयर्स हैं, और ऐसा बड़ा काम बिना राजनीतिक सपोर्ट, बिना राजनीतिक एक कवर, ये कभी हो नहीं सकता। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। और सबसे ज़रूरी है कि जनता इन चीज़ों को समझे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अब भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो जनता के बीच में है, और शायद ये चुनावों में भी इसका असर दिखेगा। फिलहाल शेखर जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और 5 चुनावी राज्यों में चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, क्या है चुनावी रंग, इस पर बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे चुनावी राज्यों में प्रचार की। 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, और यहाँ चुनाव के विविध रंग देखे जा सकते हैं। पीएम मोदी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली उन्होंने की, और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उन्होंने बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने 80 करोड़ गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना जारी रखने का ऐलान किया। पीएम ने कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार पर भी जमकर निशाना साधा। चुनावी राज्यों में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव रैली की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके जनता का विश्वास तोड़ा है। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को राहत की खबर देते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में भी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भाजपा के दोबारा सत्ता में लौटने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। एमपी में भाजपा के समर्थन में चल रही ये आंधी अद्भुत है। अब चर्चा ये नहीं होगी कि कौन जीतेगा, चर्चा ये होगी कि भाजपा 2/3 बहुमत लेगा कि 2/3 बहुमत के कम रहेगा। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती।
इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षा नाम की बच्ची से किया वादा पूरा किया है। पीएम मोदी 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्हें सुनने के लिए आकांक्षा नाम की बच्ची अपने लोकप्रिय पीएम का स्केच हाथ में लिए घंटों से खड़ी थी। लंबे समय से खड़ी इस नन्ही बच्ची के हाथ में पीएम अपना स्केच देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने आकांक्षा से कहा कि स्केच पर अपना पता लिख कर दे दो, मैं पत्र लिखूंगा। प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दुर्ग से धीरज कुमार और रतलाम से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक सक्रिय हैं। बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में प्रचार किया, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पिछोर और करेरा में चुनावी जनसभा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसान, दलित, पिछड़ा समाज, आदिवासी, महिला और युवाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि जो कभी बीमारू और अति पिछड़ा राज्य हुआ करता था, वो आज देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, या चाहे लाडली लक्ष्मी प्राप्त करने वाली मेरी मध्य प्रदेश की बहनें हो, सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। भारत के किसी भी कोने में हम जाते थे, दुनिया में जाते थे, लोग कहते थे हिंदुस्तान का बीमारू राज्य यदि कोई है तो मध्य प्रदेश है। लेकिन आज मेरा भी सीना चौड़ा हो जाता है जब दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं और लोग कहते हैं विकास कैसे किया जाता है, यह देखना हो तो मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं, हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। उधर छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और खरसिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द की गहराई में आदिवासियों की सच्चाई छिपी है। उत्तर बस्तर के कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ बोलती है। ये सरकार गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द के गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है। इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। मध्य प्रदेश में 17 और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को मतदान होना है। इस बीच छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए सुकमा और नारायणपुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात दिल्ली के पॉल्यूशन की। पिछले 6 दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है और वहीं फूलती सांसों के बीच राजनीतिक दलों के दरमियान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपने प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बताया तो बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया। सांस लेते लगने लगा डर, जलती आंखें, उखड़ती सांसें, फेफड़ों में तकलीफ, मुंह में खराश,
दिल्ली अब गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। लोग अब मास्क लगाने पर मजबूर हैं। आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक अपने गंभीर स्तर पर रहा। दिल्ली और एनसीआर के पूरे इलाके पर धुंध की चादर छाई हुई है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली सरकार समस्या से निपटने के लिए बड़े और कड़े कदम उठाने का दावा कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर। दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किए गए ये स्मॉग टावर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये किस काम का? दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो सूचकांक है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। लोगों की सांसें लेने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं ये स्मोक टावर जो है वो यहाँ पर बनाया गया था दिल्ली में, और ये पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। लेकिन आप है कि इस गंभीर समस्या पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। दिल्ली की खराब हवा के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। सारा प्रदूषण हरियाणा से है। हरियाणा पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी नहीं करता। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली की जनता को इस हालात में कौन पहुंचाया और कब जागेगी सरकार? दिल्ली को गैस का महल बना दिया है, प्रदूषण का महल बना दिया है, और यहाँ पर AQI 600-700 पार लगातार प्रतिदिन हो रहा है। और यहाँ पर केवल दूषित राजनीति देखने मिल रही है कि दोष किसी पर डाल दो, अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी पर फोड़ दो। बिल्कुल, जब गले के ऊपर तलवार आती है तभी आपको काम करना है। 2 दिन पहले तो मुख्यमंत्री जी और अन्य लोग जो हैं दूसरे स्टेटों में कैंपेन के लिए घूम रहे हैं और दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। दमघोटू हवा से लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक दिल्ली की सांसें फूलती रहेंगी। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आपने स्टबल बर्निंग के लिए, आपने एयर पोल्यूशन के लिए लास्ट ईयर ही बहुत सारे सोल्यूशंस दिए थे। अब वो सोल्यूशंस कहाँ पे है? वो सोल्यूशंस क्या कर रहे हैं? अब कहाँ पे है वो सोल्यूशंस? आप अभी क्या कर रहे हो? हम जैसे स्कूल के बच्चे ये विक्टिम्स हैं। ये हमारे हेल्थ इमरजेंसी, हेल्थ क्राइसिस, हमारे एयर पोल्यूशन क्राइसिस है। इतना पोल्यूशन है कि दूर की चीजें तक नहीं दिखाई दे रही है, सारा ब्लर हो रखा है, आसपास आप देख सकते हो। देश की राजधानी दिल्ली की हालत नासाज बनी हुई है। हालात कब बेहतर होंगे समझना मुश्किल है। पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण पाने के लिए अभी तक दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें जो हैं वो कम हो, बल्कि हर साल इसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन रविंद्र के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव V श्रीनिवास ने आज बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनभोगी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवन यापन में आसानी के लिए विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। इससे जीवन प्रमाण पत्र मिलने की परेशानियों से पेंशनभोगियों को निजात मिलेगी। चेहरे का सत्यापन हो जाने के बाद आसानी से जीवन प्रमाण पत्र मिल जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पेंशनर्स को फोकस करते हुए 100 शहरों में लिया जा रहा है। कई बुजुर्ग लोग हैं, 70-80 साल के पेंशनर्स यहाँ उपस्थित हैं, जो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप बड़ा सरल और प्रभावी ऐप है जो सिर्फ 40 सेकंड के अंदर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो सकता है। बैंक्स के लिए भी ये सुविधाजनक है क्योंकि कई कागजी प्रक्रियाएं इसमें समाप्त हो जाते हैं और जो लंबे लंबे कतार में पेंशनर को लगना पड़ता था, कई बार आना पड़ता था बैंक के सामने पेपर सबमिशन के लिए, सब खत्म हो जाते हैं। और भारत में कई राज्यों में शुक्रवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस क्रम में नेपाल की धरती भी कांपी। दरअसल उसका जो एपिसेंटर था वो नेपाल में था और नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। कई गांव मलबे में तब्दील हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भूकंप पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई मानवीय और भौतिक क्षति पर दुख जताया और हर तरह की मदद का नेपाल को आश्वासन भी दिया। नेपाल का भूकंप प्रभावित इलाका
हर तरफ तबाही का मंजर, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्रवार की देर रात आया भूकंप कितना भीषण और शक्तिशाली था। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप रात 11:47 पर आया था, जिसका केंद्र काठमांडू से करीब 500 किलोमीटर पश्चिम में जाजरकोट जिले में था। जाजरकोट नेपाल का पहाड़ी इलाका है और यहाँ की आबादी लगभग 2 लाख है। जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप का असर हुआ वो पहाड़ियों पर बसे छोटे छोटे गांव हैं। इनमें कई गांव मलबों में तब्दील हो गए हैं और मलबों से जिंदगियों को तलाशने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कहीं इमारत ध्वस्त तो कहीं मलबे में दबे वाहन। अपनों के इलाज के लिए अस्पतालों में पीड़ितों की भारी भीड़ लगी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भूकंप पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया। दहल ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना और राष्ट्रीय पुलिस बलों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख जताया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर उन्होंने कहा कि नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। शुक्रवार रात को आए भूकंप के बाद एक बार फिर 2015 में 25 अप्रैल के विनाशकारी भूकंप की याद ताजा हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल में काठमांडू शहर के पास ये भूकंप आया था। इस त्रासदी में करीब 9000 लोगों की मौत हुई थी। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का असर भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। शुक्रवार रात नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन नंबर 00979851316807 जारी किया है। भूकंप के कारण जिस भारतीय नागरिक को जरूरत हो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और इजराइल हमास संघर्ष का आज 29वां दिन है। इजराइल सीरिया बॉर्डर गोलान हाइट्स से पूरे इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह ने। हम आपको बता दें कि गोलान हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है और यह इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इस वक्त गोलान हाइट्स पे खड़ा हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सीरिया है। मैं अगर आपको दिखा पाऊं, वो जो गांव है ओम एथिने, ये गांव सीरिया में पड़ता है। ये आखिरी पॉइंट है इजराइल का। इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में सीरिया पड़ता है और गोलान हाइट्स पहले ये सीरिया के पास हुआ करती थी। 67 वॉर में इजराइल ने ये सीरिया से जीत ली। अभी ये करीब 2/3 गोलान हाइट्स कंट्रोल करता है, 1/3 अभी भी सीरिया के पास है। इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा है वो है कि इस जंग का या इस संघर्ष का कहीं रीजनल एस्केलेशन ना हो जाए। वहीं जहां हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट फायर्स कर रहा है लेबनान से, हमास तो गाजा पट्टी से लड़ ही रहा है, इजराइल उसके साथ मिलिट्री कैंपेन कर रहा है। डर ये है कि क्या सीरिया में अगर जो इरानियन प्रॉक्सीज है वो एक्टिवेट हो गए तो फिर क्या होगा। अभी पिछले हफ्ते इजराइल ने सीरिया में उनके 2 एयरपोर्ट्स दमिश्क और एलिपो पर बॉम्बिंग की। कहा कि वहाँ से हथियार पहुँचाए जा रहे थे हिजबुल्लाह को। वहीं मिलिट्री टारगेट्स हिट किए, 8 सीरियन मिलिट्री के लोग उसमें मारे गए। अमेरिका ने स्ट्राइक्स की क्योंकि अमेरिकी टारगेट्स मिलिट्री एसेट्स पर हमला हुआ इराक और सीरिया में। तो खतरा यह है कि ये रीजनल स्पिल ओवर ना हो जाए, इसीलिए सभी प्रयास ये है कि इसको रोका कैसे जाए।
और दूसरी बात पर एक जो अच्छी बात ये है कि सीरिया की इन्वॉल्वमेंट का स्कोप इसलिए कम लगता है क्योंकि वहाँ पिछले 12 साल से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या सिविल वॉर चल रही है, उसके चलते उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ काफ़ी वीकन हुई हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है सैंक्शंस की वजह से। तो सीरिया नहीं चाहेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट में आए, पर ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू एक्ट कर सकता है, इसीलिए यह खतरा मंडरा रहा है। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, गोलान हाइट्स, इजराइल सीरिया बॉर्डर। तो सीरिया के एयरपोर्ट्स पर भी बॉम्बिंग की है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहाँ से जो आतंकी हैं उनको हथियार पहुँचाए जा रहे हैं और सीरिया निश्चित तौर पर ये स्पिल ओवर हो सकता है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि रीजनल स्पिल ओवर हो सकता है। लेकिन एक बात की गुंजाइश बस इसी तरह से समझा जा सकता है कि चूँकि सीरिया पिछले 12 सालों से स्वयं संघर्ष से जूझ रहा है, इसलिए उनकी जो मिलिट्री क्षमता है उस पर अभी फ़िलहाल उसको कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और ऐसे में ये शायद एक होप देता है कि मामला आगे ना एस्केलेट हो। फिलहाल सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ये संघर्ष बंद होना चाहिए। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज के पहले मैच को पाकिस्तान ने 21 रन से अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए उसको मिले थे 402 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने डकवर्थ लुईस नियम से न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। पाकिस्तान के लिए फखर जमाल ने 126 रन की शानदार पारी खेली, वहीं बाबर आजम ने 66 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट गंवाकर पाकिस्तान को जीत के लिए 402 रन का लक्ष्य दिया था। इस मैच में न्यूजीलैंड की शानदार पारी देखने को मिली। न्यूजीलैंड की टीम के लिए रचिन रविंद्र ने 108 रन की शानदार पारी खेली। केन विलियमसन ने 95 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 विकेट झटके। और भारत के खुदरा ऋण बाजार में 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2022 के मुकाबले ये 15% ज्यादा है। उपभोक्ता की आवश्यकता और मांग के कारण 2023 की दूसरी तिमाही में भारत के खुदरा ऋण बाजार ने अपनी वृद्धि की गति को बनाए रखा है। ट्रांस यूनियन सिबिल के क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर की नई रिपोर्ट की माने तो क्रेडिट आपूर्ति में साल 2022 की दूसरी तिमाही के मुकाबले 2023 की दूसरी तिमाही में 15% की वृद्धि नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार उधारकर्ताओं की प्रोफाइल, प्राथमिकताएं और भुगतान की आदतें बदल रही हैं, क्योंकि अधिक उपभोक्ता कम समय के भीतर कई क्रेडिट उत्पादों की तलाश करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में 2022 की चौथी तिमाही में वृद्धि दर्ज की गई है। खासतौर से 2022 की चौथी तिमाही में 50,000 रुपए से कम के पर्सनल लोन बढ़कर 10% हो गए, जो 2019 की चौथी तिमाही में 7.56% थे। वहीं 2022 की चौथी तिमाही में 50,000 रुपए से अधिक के पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड भी बढ़कर 3.20% और 4.40% हो गए, जो 2019 की चौथी तिमाही में 2.08% और 2.88% थे। पिछले 4 वर्षों में क्रेडिट बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे ऋणी जिनका कुल ऋण बाजार में 25% का योगदान है, उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इन ऋणों का उपयोग करने वाले क्रेडिट सक्रिय उपभोक्ताओं का अनुपात जून 2019 में 3% से बढ़कर जून 2023 में 8% हो गया है। यह भी देखा गया है कि 2023 की दूसरी तिमाही में छोटे टिकट वाले पर्सनल लोन लेने वाले लगभग 51% उपभोक्ताओं के पास एक और नया ऋण लेने के समय पहले से ही 4 से अधिक क्रेडिट उत्पाद थे, जो 2019 की दूसरी तिमाही में केवल 17% था। कुल मिलाकर भारत के खुदरा ऋण बाजार में 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान निरंतर वृद्धि नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तेजी से बढ़ावा दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में भारत ने खूब तरक्की की है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये एक मेगा फूड इवेंट है।
वर्ल्ड फूड इंडिया से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने का एक बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 साल से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी का नतीजा है कि इस अवधि में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। केंद्र सरकार की PIEL योजना से भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को काफी मदद मिल रही है। इसके जरिए नए उद्यमियों को इस क्षेत्र में आने और आगे बढ़कर काम करने का अवसर मिल रहा है। जो कार्य लास्ट 25 साल में नहीं हुआ था वो लास्ट 10 साल में हुआ है। गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस सेक्टर को एक प्रायोरिटी सेक्टर की तरह समझा है, जिससे कि हर एक इंडस्ट्री जो इस सेक्टर में लगती है उसको 25 से लेके 50% तक की कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का एक इसमें रोल है। देश में पैकेज फूड की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार इस दिशा में भी ध्यान दे रही है। इसके लिए किसान, छोटे उद्यमी के साथ ही स्टार्टअप की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विकास गाथा में छोटे किसान, छोटे उद्योगों और महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना है। बहुत बदलाव है सर। ये कितना बदलाव हुआ है, इट इज अबाउट 180 डिग्री टिल्ट। पहले क्या था, हमारा नई जनरेशन है ना, उनको क्या चाहिए, प्रोसेस फूड चाहिए, रेडी टू कुक। पहले क्या था, हटाते थे, अभी इसको हम फ्लेक्स पे कर दिया। क्या होता है, अगेन गिविंग ए न्यूट्रिशनल एडेड न्यूट्रिशनल फूड। एक्चुअली क्या हो रहा है, सब में देखे आप, वेदर वॉट एवर द स्टॉल में आप गए तो क्या होता है, यू आर सीइंग एन वैल्यू एडिशन। इस आयोजन में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदारों के साथ एक रिवर्स वायर सेलर बीट की भी सुविधा है। नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि जापान इस आयोजन का मुख्य देश है। 3 से 5 नवंबर तक चल रहे प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया मेले में अगर आप आएंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 9 सालों में हमने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कितनी तरक्की की है और कितना ज़्यादा हमने विकास किया है। विशेषकर आप यहाँ मिलेट्स के प्रोडक्ट को देखेंगे और उसका सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया होगा और देश की तरक्की में भी ये सहायक होगा। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार आलोक, DD न्यूज़, दिल्ली। न्यूज़ नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।